हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज के सेशन में हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में फॉरेन जजमेंट्स को डील करने वाले हैं। तो फॉरेन जजमेंट जैसा कि सेक्शन 13 में बता रखा है, व्हेन फॉरेन जजमेंट्स आर नॉट कंक्लूसिव। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन, फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन पे ध्यान कर लेते हैं। दैट फॉरेन जजमेंट मीन्स ए जजमेंट गिवन बाय ए फॉरेन कोर्ट। अब फॉरेन कोर्ट्स क्या होते हैं? फॉरेन कोर्ट वो होते हैं विच इज सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश एंड कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि इंग्लैंड के कोर्ट्स, पाकिस्तान के कोर्ट्स, प्रिवी काउंसिल्स, ये सब क्या है? फॉरेन कोर्ट्स। अब कौन से केसेस हैं जिनमें कि फॉरेन कोर्ट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा? तो यहाँ क्लॉज ए में बता रखा है, व्हेन इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। जब वो जजमेंट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट से पास नहीं किया गया है। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कैसे होगा? लॉ ऑफ द स्टेट की वजह से या इंटरनेशनल सेंस की वजह से वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट है, व्हेन फॉरेन जजमेंट्स नॉट ऑन मेरिट्स। तो इन ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव द फॉरेन जजमेंट मस्ट बी ऑन द मेरिट्स। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी केस में जजमेंट पास किया और उसमें डिफेंडेंट की कोई अपीयरेंस ही नहीं रखी, कोई एविडेंस ही नहीं मंगाए गए या उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, या फिर जो जजमेंट था वो बाय डिफ़ॉल्ट समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करके पास कर दिया गया, तो ये मेरिट्स पे नहीं माना जाएगा जजमेंट। और इस तरह कोई भी फॉरेन कोर्ट अपना जजमेंट देता है तो वो फॉरेन जजमेंट अपने आप में कंक्लूसिव नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। ये पॉइंट कह रहा है, व्हेन फॉरेन जजमेंट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल एंड इंडियन लॉ। तो जब कोई फॉरेन जजमेंट इनकरेक्ट व्यू लेके रखता है इंटरनेशनल लॉ को और इंडियन लॉ को, तो उसे कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में बना और उसका केस फाइल हुआ फॉरेन में। अब इंग्लिश लॉ उस पर एप्लीकेबल करके और फॉरेन कोर्ट अपना डिसीजन दे रही है, तो वो अपने आप में गलत होगा, बिकॉज इट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दैट राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर गवर्न बाय द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना है वहाँ का लॉ एप्लीकेबल होगा, इसलिए वो फॉरेन में एंटिटी ना होकर इंडिया में होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ लैक्स लॉसी है। डी क्लॉज कह रहा है, व्हेन फॉरेन जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस। तो किसी भी फॉरेन जजमेंट के अंदर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए नेचुरल जस्टिस की, कि पार्टीज़ को रीजनेबल नोटिस जाए टू ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंटिंग देयर केस। इसके ऊपर एक लीगल मैगजिम है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है हियर द अदर साइड आल्सो। दोनों पार्टीज़ को सुना जाना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, और नेचुरल जस्टिस होगा तब ही फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का होगा अकॉर्डिंग टू क्लॉज डी। ई क्लॉज कह रहे हैं, व्हेन फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड। तो इट इज़ वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दैट इफ़ ए फॉरेन जजमेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड इट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। एफ पॉइंट में बता रखा है, व्हेन फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। तो इस क्लॉज में बता रखा है कि अगर कोई फॉरेन जजमेंट इंडियन लॉ का ब्रीच करता है तो वो एनफोर्स नहीं होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि किसी भी फॉरेन जजमेंट को एनफोर्स करने के लिए, रिलीफ क्लेम करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर्स है। अब इस 3 ईयर्स के बियॉन्ड कोई फॉरेन जजमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता, तो जो इंडियन लॉ है उनके पर्सन्स में ही फॉरेन जजमेंट का एनफोर्समेंट हो सकता है। सेक्शन 14 कहता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। तो इस प्रिजम्पशन के अंदर बता रखा है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट दैट से जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अगर सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट के पास आ जाती है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी भी हो जाती है, तो कोर्ट ये मान के चलेगा, और इसमें बता रखा है कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट जजमेंट वाज पास बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर। तो प्लेस ऑफ सुइंग बताता है कि कैसा सूट किस फॉरम ऑफ कोर्ट के अंदर जाएगा। तो सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 बता रखे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, टू रेगुलेट द फॉरम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि किस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। अब इसको पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। फर्स्ट वन इज़ टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिसडिक्शन। सेकेंड इज़ ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। थर्ड इज़ ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। फोर्थ इज़ पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो टेरिटोरियल और लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किस टेरिटरी के अंदर, किस कोर्ट की टेरिटरी के अंदर सब्जेक्ट मैटर होता है या उसके बियॉन्ड होता है, ये सब चीज़ें। सेकंड होता है ज्यूरिसडिक्शन रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट
अलग अलग कोर्ट्स के अंदर एंटरटेन किए जाते हैं। और सर्टेन कोर्ट्स आर नॉट अलाउड टू एंटरटेन सर्टेन सूट्स, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉसेस कोर्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते। और मॉर्गेज से रिलेटेड केसेस भी प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉसेस कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकते, इसलिए सब्जेक्ट मैटर को लेकर भी जुरिस्डिक्शन देखा जाता है। थर्ड है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है कि जहाँ से मैटर फर्स्ट डिसाइड हुआ है, कहाँ उनकी अपील करनी है। फोर्थ होता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का होता है कि किस मनी अमाउंट को लेकर कोर्ट एम्पावर्ड है एंटरटेन करने के लिए। सेक्शन 15 कहता है रूल्स एज टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें बता रखा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, कि जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा उसमें सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा और वो ही केस को ट्राई करेगा। अब अगर कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड ने उस केस को एंटरटेन कर लिया तो क्या होगा, तो वो डिक्री अपने आप में डिक्री में इरेगुलरिटी मानी जाएगी, पर वो डिक्री अपने आप में नलिटी नहीं हो जाएगी, इरेगुलरिटी मानी जाएगी उस केस में। अब जो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ द केस, ये एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट ही डिसाइड कर ली जाती है। बाद में अगर जो केस है वो इंस्टीट्यूट हो गया, कोर्ट उसे एंटरटेन करने लग गया, अब बाद में पता चलता है कि अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है, वो एम्पावर्ड ही नहीं है उसको एंटरटेन करने के लिए इतने अमाउंट वाले केस को, तो बाद में फाइलिंग होने के बाद में उसका कुछ नहीं हो सकता, अब वो ही कोर्ट उसे एंटरटेन करेगा। इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और उसके बाद अमाउंट वैल्यू ज़्यादा होती है उस केस की, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद में वो ही कोर्ट अब उसे ट्राई करेगा, वो फर्दर किसी कोर्ट में नहीं जा सकती। सेक्शन 16 कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है वहाँ सूट इंस्टीट्यूट होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के कौन कौन से सूट्स होते हैं वो सेक्शन 16 में बता रखे हैं, जिससे इसका क्लॉज ए में बता रखा है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर फोरक्लोजर सेल रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज। फोर्थ बता रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट। फिफ्थ बता रखा है कंपनसेशन फॉर एनी रॉन्ग। तो इन सभी ABCDE क्लॉज के अंदर सूट वहीं फाइल होगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है। पर इसका प्रोविज़ो, सेक्शन 16 का प्रोविज़ो एक मैगजीन के ऊपर बेस करता है, जिसका जो है इक्विटी एक्ट इन पर्सनम, जिसका मतलब है वेयर द लैंड इज सिचुएट अब्रोड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। इसमें बता रखा है कि अगर पार्टीज़ को कंपनसेशन सूट फाइल करना है विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो वहाँ भी फाइल कर सकती है जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है, या फिर वो अपना बिजनेस चलाता है, कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। सेक्शन 17 कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। तो अगर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट के अंदर, तो किसी भी कोर्ट के अंदर हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ये सेक्शन 18 कहता है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन, जहाँ पार्टी पता नहीं कर पा रही है कि ये प्रॉपर्टी किस जुरिस्डिक्शन के किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, ए कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है या बी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो ए या बी किसी में भी एनी ऑफ द कोर्ट द पार्टी कैन इंस्टीट्यूट द सूट, पर उसके रीजंस रिकॉर्ड होंगे। सेक्शन 19 कहता है प्लेस ऑफ सुइंग फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 19 में कंपनसेशन की बात होती है किसी सूट के अंदर, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वहाँ सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ टॉर्ट कमिट हुआ हो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, या डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, या फिर डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 20 जो कि कहता है सूट ऑफ अदर काइंड्स, जो कि रेसिडुअल रूल भी है, तो इस सेक्शन में प्लेंटिफ के ऑप्शन पे होता है कि कहाँ उसे सूट इंस्टीट्यूट करना है। तो वो कर सकता है जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है, या फिर वो बिज़नेस करता है, कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन। तो अगर डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहाँ केस इंस्टीट्यूट को सूट इंस्टीट्यूट करना है तो कोर्ट की लीव से होगा। और अगर कैरीज ऑन बिजनेस ऑन दैट प्लेस एंड पर्सनली वर्क फॉर गेन, तो इन दो प्लेसेस पे अगर प्लेंटिफ को सूट इंस्टीट्यूट करना है तो वो दूसरे पर्सन के कंसेंट से ही सूट इंस्टीट्यूट होगा। सेक्शन 21 बताता है ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन। तो इसमें बता रखा है कि
जो प्रेसिडिंग सेक्शंस में जुरिस्डिक्शन की बात हुई थी, अगर उन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो इस सेक्शन में आता है। और इस सेक्शन में बता रखा है कि कोई ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर अलो नहीं किया जाएगा किसी रिविजनल या अपीलेट कोर्ट को, अगर 3 conditions are to be fulfilled. First is that the objection was taken in the court of first instance. जो फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट होगा उसमें जो ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। सेकंड में बता रखा है इट वाज टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कि उसको सबसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे यूज़ में ली जाए, ऑब्जेक्शन रेज किया जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते। थर्ड है देयर हैज़ बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, कि जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा तब तक कोई ऑब्जेक्शन जुरिस्डिक्शन को लेकर रेज नहीं कर सकती कोई पार्टी या कोई कोर्ट।